डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर एस्पायरेंट्स, ये वीडियो ऐसे सभी लोगों के लिए होने वाला है जो फिज़िक्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है या तो उनकी तैयारी कर रहे हैं या वो बच्चे हमारे जो 9th क्लास और स्पेशली जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल क्लासेस के लिए वीडियो अगर मैं लेकर आऊँगा तो उसके लिए मैं स्पेशली बताऊँगा कि ये वीडियो हाई स्कूल के लिए है। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम्स में जो फिज़िक्स से रिलेटेड जो फार्मूलों से या फार्मूले या उन पर आधारित सवाल या उन पे आधारित मात्रक जो पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो यही वीडियो हमारा इस चीज़ पर होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे जितने भी वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने बनाए थे, फिज़िक्स वाली जो प्लेलिस्ट थी उसमें आप उसको देखें जाकर। स्पेशली मैंने उसका जो लिंक है वो यहाँ पर आई बटन पर दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए जाकर। तो उसमें जो फिज़िक्स के सारे जितने भी पूरी प्लेलिस्ट जो तैयार हो रही है इंक्लूडिंग दिस वीडियो, तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। उसके बाद आप हमारा ये वाला वीडियो देखें। लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके जो आने वाले वीडियो हैं जो हमारे द्वारा प्रेषित करे जाएंगे तो आप उनको भी अपने स्क्रीन पर तुरंत पा जाएं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 9th की जो आपकी बुक है उनमें जो भी जितने भी मेन फार्मूले दिए हुए हैं वो केवल इतने फार्मूले से ही रिलेटेड हैं। इतने फार्मूले से ही वो डेराइव्ड है या वो व्युत्पन्न है। और जो अधिकतर जो सवाल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आते हैं वो ऑलमोस्ट इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड आते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो 9th क्लास और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए जो है एक इंक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है। तो आप प्लीज़ उसको पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता रहे तो आप खटाक से लाइक करते जाइए। लाइक करने में आपका 1 सेकंड जाएगा लेकिन मुझे अपार खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, जो सबसे पहला फार्मूला है फोर्स, जो सबसे पहली जो राशि आती है इसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं, भौतिक राशियां, ठीक है ना। भौतिक राशि क्या होती हैं वो उधर आई बटन पर मेरा वीडियो लटका हुआ है, उस लटके वाले वीडियो को प्रेस करें आप, वो भौतिक राशियों वाले वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स की परिभाषा नॉर्मल क्या होती है? फोर्स क्या होता है? किसी भी मास को जब हम एक्सेलरेट कर देते हैं, किसी मास को चला रहे हों और उसके वेग में अचानक परिवर्तन हम करा दें, तो कैसे करा पाएंगे? किसी न किसी फोर्स को लगाकर। तो जब हम किसी भी मास को एक्सेलरेट कर दें, किसी भी द्रव्यमान में हम त्वरण दे दें, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो वो कितने समय में हमने उस मास की जो स्पीड थी हमने इतने से इतनी कर दी, ठीक है। तो उसी को हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? फोर्स के थ्रू कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है? यदि किसी मास को एक्सेलरेट किया जा सके तो किसके कारण हुआ? उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। अब ये तो हो गया फार्मूला। मैंने आपसे हेडिंग क्या डाली? फिजिक्स फार्मूला विद यूनिट्स। यूनिट्स आप बड़े आराम से निकाल लेंगे यदि आपने फोर्स को समझ लिया। फोर्स को क्या कहते हैं कि मास को एक्सेलरेट कर दिया, वही फोर्स कहलाता है। अब मास को तो हम भैया किस में नापते हैं? केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। और एक्सेलरेशन को किस में नापते हैं? ये बीच में गुणा का साइन है। एक्सेलरेशन को किस में मापा जाता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम और मीटर की गुणा होकर क्या हो जाती? किलोग्राम मीटर, ठीक है, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स में आप प्रति भी लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो चीज होती है, कोई भी चीज जो नीचे लिखी है उसकी जो भी पावर है वो ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड, एंड ये जो पावर की जो 2 लिखा था उसको आप -2 कर देंगे और ये सब ऊपर पूरा लिए जाएंगे। ये ऐसे करके आप ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारी ये निकल के आ गई। लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है वो न्यूटन भाई साहब के नाम पर रखी गई, तो इसको आप लोग न्यूटन या एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्रति नहीं है, ये और का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है ना। इसको स्लैश के करके आपने बता दिया। तो फोर्स को हम निकाल कैसे सकते हैं? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स पावर 2, इनवर्स 2 है, इनवर्स स्क्वायर है, और या तो आप उसको सीधे न्यूटन कर दें। तो यदि आपसे पूछा जाए भैया न्यूटन किसके बराबर है? न्यूटन इसके ही बराबर है। किसके बराबर है? 1 किलोग्राम का जो मास है
1 किलोग्राम का जो मास है उसको हम 1 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से अगर हम लोग एक्सेलरेट कर दें, उसी को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन आपका एसआई मात्रक है। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है ना, ये एक लैटिन लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो ऐसा मात्रक जो पूरे इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड हो उसी को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं या एसआई मात्रक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्क में भी एक चीज इंक्लूडेड रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। तो जो वर्क होता है उसी को हम लोग एक तरह से ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ही तो हम लोग वर्क ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की यानी कि वर्क करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो जो वर्क का फार्मूला होगा वही आपका ऊर्जा का फार्मूला होगा, जो वर्क का मात्रा होगा वो आपका ऊर्जा का मात्रक होगा। तो जैसे कि वर्क यहाँ लिखा हुआ है और ऊर्जा या एनर्जी यहाँ पर लिखी हुई है, तो जो 2 होगा वही 7 होगा, ठीक है, 2 और 7 बराबर। तो वर्क क्या होता है? मैंने आपसे कह दिया कि भैया ये एक काम है, ये एक कोई चीज है, इसको उठाकर वहां से आपको यहां लाना है। तो आप क्या करोगे? उठाने के लिए आप क्या करोगे? आप फोर्स लगाओगे, उठाया और उसको वहां से लेकर यहां ले आए, डिस्प्लेस कर दिया, दूरी तय कर ली। तो क्या हो गया? जब किसी भी मास को हम लोग जब फोर्स लगाकर उसको जो है डिस्प्लेस करके ले आते हैं, एस, ठीक है ना, डिस्प्लेस कर दिया, शिफ्ट करके ले आए, तो हम लोग उसी को क्या कह देते हैं? वर्क कह देते हैं। वर्क का मात्रक कैसे निकालते हैं? अभी मैंने बताया, फोर्स को आप न्यूटन में नापते हैं, न्यूटन इसकी एसआई यूनिट होती है, तो न्यूटन आपने लिख दिया। और स्पीड को किससे नापते हैं? क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड। तो न्यूटन गुणे मीटर प्रति सेकेंड, तो हो गया न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, फिजिक्स में जो चीज नीचे होती है, अब देखिए एस नीचे है, एस है सेकेंड, सेकेंड के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 पावर मान लेते हैं, तो 1 पावर मान लेंगे। फिर ये सारी चीज जब ऊपर हम रखेंगे जाकर फिजिक्स के अकॉर्डिंग, तो न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ये तो आपने निकाल लिया। और इसका एसआई जो यूनिट होती है, और करके आप कह सकते हैं इसको जूल भी कहते हैं, JOULE, ये जूल ही नहीं है, ठीक है ना, ये जूल है। तो जूल कहें या इसको सिंपली केवल जे कह दें। तो वर्क का जो कोई कह दे भैया आपने कितना काम किया, आपसे पूछा तो आपने कह दिया मैंने 2 जूल काम किया, ठीक है ना, तो आपको इतना, ये तो अब मैंने आपको निकालने की बता दी कि किस प्रकार से यूनिट्स को निकालते हैं। और यदि आपको ऐसे यूनिट पता है, स्पेशली जो कि किसी न किसी साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड होती है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो ये जूल है, जूल के हिसाब से इसका नाम जूल रखा गया। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा सबसे पहले जो वर्क का जो सेम टू सेम फार्मूला है वही आपका एनर्जी में भी लग जाएगा। तो एनर्जी में भी क्या होता है, जो भी आपने कोई भी एनर्जी कैसे होती है, किसी पे फोर्स लगाकर उसको हम शिफ्ट कर दें तो हो जाता है, बल गुणे विस्थापन से ही आपकी ऊर्जा में खपत हुई, तो वही सेम टू सेम मात्रक इसका भी जूल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का होता है, काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ गुणे मास या द्रव्यमान गुणे चाल स्क्वायर, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अब चूंकि ये भी एक ऊर्जा ही है तो इसको भी हम लोग जूल में ही कहेंगे, JOULE कह दीजिए या जे लिख दीजिए केवल, जैसे कि यहां लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगला होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या उसको हम लोग यू भी लिखते हैं, ठीक है, फिजिक्स में बुक में आपके यू लिख कर आता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझने के लिए PE लिख दिया, या पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा? mgh, ठीक है ना। m क्या है? द्रव्यमान है, मास है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वैल्यू ऑफ जी मैंने खूब पढ़ाया है, अगर आपने वैल्यू ऑफ जी वगैरह नहीं पढ़ा है तो वो उधर देखिए एक और आई वाली बटन लटकी हुई है, मैं लटकाए दे रहा हूं, और इस बटन को जैसे ही आप पकड़ के प्रेस करेंगे तो एक शर्त पर आपको नीचे सब्सक्राइब बटन पर उंगली रखनी पड़ेगी, तब वो वाली एक्टिवेट होगी, जाकर रख के देखिए अभी। mgh, ठीक है ना। अब चूंकि ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, ऊर्जा है,
ऊर्जा का मात्रक आप हमेशा जूल ही रखते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो आप वहां पर जूल रख दीजिए, वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी मान ली जाती है। काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैकेनिकल एनर्जी के ही रूप हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा के ही दो भाग होते हैं, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज मतलब की पोटेंशियल एनर्जी और गतिज मतलब की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू F अपॉन A। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर भी एक तरह का फोर्स ही होता है, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लग रहा है हम उसको प्रेशर कह देते हैं, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होता है? वो फोर्स जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लग रहा हो, जो एक यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा हो, उसी को हम लोग प्रेशर कह देते हैं। इसकी यूनिट हम निकालेंगे कैसे? भैया फोर्स का क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया न्यूटन होता है। और एरिया का मात्रक क्या होता है? एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं ना, तो लंबाई में मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में हुई अगर, तो मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो न्यूटन प्रति, प्रति मतलब अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिजिक्स में आप ऐसे करके लिखते हैं ना, नीचे वाली सारी चीज ऊपर पहुंचाते हैं, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर इनवर्स 2 या मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक और एसआई यूनिट जो स्पेशली बनाई गई है, और करके आप यूनिट कह सकते हैं, वो पास्कल भाई साहब के नाम से बनाई गई, PASCAL, पास्कल, या इसको प्रेशर का मात्रक P या प्रेशर का मात्रक पास्कल भी कहा जा सकता है। क्लियर है? अगला आया पावर। पावर होती है, पावर क्या कहेंगे? देखिए, आपको एक कोई काम दिया गया और एक आपके मित्र को वही काम दे दिया गया, सेम टू सेम काम है, लेकिन किसी काम को हो सकता आप जल्दी कर लें, वो जल्दी ना कर पाए। तो जब किसी काम को कोई किसी समय में कर लेता है, वर्क अपॉन टाइम, यदि किसी एक काम को कोई किसी समय में कर लेता है, हम लोग उसको उस व्यक्ति की पावर कहते हैं या उस डिवाइस की पावर कहते हैं। अब यदि एक बड़ा सा पत्थर था, आपने उस पत्थर को हटाने में, वहां से हटाने में 10 मिनट लगाए, काम क्या था? पत्थर हटाना काम था, यानी कि वर्क तो था, ठीक है, पत्थर हटाना काम था। अब उसको आपने 10 मिनट में लगाया, उसको हटा के अलग किनारे, तो आपने अपना काम 10 मिनट में खत्म किया, लेकिन आपके मित्र ने वो काम 20 मिनट में खत्म किया। तो अब आप क्या कहोगे? भैया मैंने ये काम जल्दी खत्म कर लिया, अर्थात आपकी पावर ज्यादा है, ठीक है। तो पावर जो होती है, किसी भी काम को जब आप किसी समय में करते हैं तो वही पावर आपकी कहलाती है। अब ज्यादा पावर का मतलब क्या होता है? किसी काम को आप जल्दी कर लेंगे। कम पावर का मतलब क्या होता है? उसी काम को वो व्यक्ति देर में कर पाएगा, काम वही है, ठीक है। तो काम एक यूनिट है, समय का अंतर पड़ रहा है, तो समय के अंतर से ही पावर घटती या बढ़ती मानी जा सकती है। तो पावर का जो मात्रक आप कैसे निकालें? वर्क का मात्रक देखिए जूल होता है ना, एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है, समय का सेकंड होता है। इसको कैसे लिखेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाता है? जूल पर सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 मान लिया था, 1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। एक तो ये कह सकते हैं, और एक वॉट भाई साहब के नाम से हुआ था, इनका जो एसआई आती है उसको बोलते हैं वॉट। तो पावर को वॉट में भी नापते हैं, ठीक है ना। अब जो आपके जो कमर्शियल जो एनर्जी होती है, उसको भी हम लोग मेजर, उसकी जो पावर, जैसे बल्ब होती है, बल्ब आपके वॉट में होते हैं, तो ये क्या आपकी कमर्शियल यूज ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का जो आप घरों में यूज कर रहे हैं, कमर्शियली जो यूज होते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम लोग वॉट में नापते हैं। घरों में बिल किस हिसाब से आता है? वॉट और किलोवाट में आता है। 1 किलोवाट घंटा मतलब होता है 1 यूनिट, आप उसको 1 यूनिट कहते हैं जब आपके मीटर की रीडिंग ली जाती है, ठीक है ना। तो 1 मीटर की रीडिंग मतलब अगर आपने कह दिया कि भैया 1 यूनिट चला है, तो वो साइंटिफिक बंदा क्या समझता है? भैया 1 किलोवाट 1 घंटे में चीजें चलाएंगे, दैट मीन्स वो 1 यूनिट हुई। क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या होता है कि भैया 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर, 1 HP, 1 HP का मतलब होता है वेरी प्रिसाइजली 746 वाट, ठीक है ना। तो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। अच्छा, एनर्जी तो वर्क के बराबर ही होती है, कोई भी एनर्जी वर्क हो सकती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का भी मात्रक जूल ही होता है, तो वर्क एनर्जी का मात्रक सबका जूल होगा। अगला आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? कोई एक पर्टिकुलर स्पीड से है,
अब उसकी कोई भी चाल है, उसकी कोई चाल में अगर आपको परिवर्तन करना है, या तो बढ़ाना है या घटाना है, तो कुछ समय लगेगा, ठीक है ना। तो कितना समय लगेगा, यानी कि वेग परिवर्तन करने में जो समय लग रहा है हम लोग उसी को त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन क्या हो गया, मान लीजिए पहले कोई दूसरी स्पीड थी, अब फाइनल वेलोसिटी इसकी कुछ और हो गई है, तो v माइनस यू अपॉन कितने टाइम में उसको v से u से v कर दिया, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा के देखेंगे कितने टाइम में हो गया, तो हम लोग उसको त्वरण कहते हैं। तो ऊपर देखिए हमने वेग रखा है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। और टाइम से डिवाइड किया गया, आप भी टाइम सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप भिन्न के सवाल आपने हल करे होंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड को जब भिन्न के सवाल के रूप में हल करेंगे तो ये हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/s यानी कि सेकेंड। तो हो गया m बन जाए m ऊपर ऊपर और नीचे का सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स 2, ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। इसके एसआई यूनिट भी यही है, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या, डेंसिटी का मतलब हिंदी में होता है घनत्व, या और शुद्ध हिंदी में मैं आपको और बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कौन चीज कितनी घनी है। घनी का मतलब क्या है कि एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में 2 लोग बैठाए तो कमरे में घनापन कम है, ठीक है ना, आबादी कम घनी है। उसी कमरे में हम, एक कमरे में हम 5000 लोग बैठा दें तो आप कहोगे वो बहुत ज्यादा कमरा व्यस्त है, बहुत ज्यादा कमरा भरा पड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा कमरा घना है। तो आपने एक पिंड की मॉलिक्यूल्स को, आपने एक पिंड की जो मॉलिक्यूल्स की मात्रा है उसको आपने दबाकर कंप्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो वो चीज क्या हो गई, बहुत तेजी से ज्यादा घनी हो गई, और घनी होने का मतलब है वो और ठोस हो जाती है। एक बड़ी सी पॉलीथीन लीजिए, झिल्ली, ठीक है ना, और वो देखिए कितनी ज्यादा जगह घेर रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बहुत ज्यादा घनी है। पॉलीथीन जगह घेर रही है, जब आप इसको थोड़ा सा आग लगा दे पॉलीथीन को तो सिकुड़ कर इतनी रह जाती, इतने में वो पॉलीथीन सिकुड़ कर आ जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने सारे जो पॉलीथीन के मॉलिक्यूल्स थे, जितने वॉल्यूम था उसको आपने सिकोड़ कर आग लगाकर इतना बड़ा कर दिया। पॉलीथीन तो कम पड़ नहीं गई, पॉलीथीन के मॉलिक्यूल्स तो कहीं अलग चले नहीं गए, पॉलीथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में और तेजी से कंप्रेस होकर बैठ गए। तो क्या हो गया, पहले पॉलीथीन कम घनी थी, अब पॉलीथीन ज्यादा घनी है। देखिए पॉलीथीन का मास तो उतना ही रहा, पहले भी इतना मास था, अब भी उतना ही मास है, मास में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन क्या कम हो गया, पहले जगह ज्यादा घेर रही थी, अब जगह कम घेर रही है, यानी कि जगह घेरना अर्थात वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम है, मास उतना ही है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, या D = m/v। अर्थात इसका जब आप वो निकालिएगा यूनिट, तो मास को किलोग्राम में निकालते हैं और वॉल्यूम को क्या निकालते हैं, मीटर क्यूब होता है, क्योंकि वॉल्यूम में 3 चीजों की गुणा होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर हो जाएगा मीटर क्यूब, इसीलिए ये मीटर क्यूब होता है। और जब इसको फिजिक्स के हिसाब से आप ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है ना, केजी मीटर इनवर्स क्यूब। तो डेंसिटी आप समझ में आ गई कि किस प्रकार से किसी एक छोटी सी चीज को अगर मास सेम रखा जाए लेकिन वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो वो तैर सकती है, वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो वो डूब जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे कि छोटी सी कील डूब जाती है और लोहे का बहुत बड़ा जहाज तैरता रहता है, क्यों, केवल एक डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी क्यों, अगर मास तो मान लीजिए हम इतना रखें कि देखिए एक जहाज लकड़ी का बनाए, एक जहाज हम लोहे का बनाए, होता क्या है कि अगर लकड़ी के जहाज को मास तो दोनों का सेम टू सेम मास रखें, मात्रा उसके मॉलिक्यूल्स की मात्रा उसका सब कुछ एक जैसा रखें, लेकिन अगर हम लोहे का जहाज लकड़ी के जहाज से बहुत ज्यादा छोटा बना दें तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। और बहुत बड़ा बना दे तो लोहे का जहाज नहीं डूबेगा, लेकिन छोटी सी कील डूब जाएगी। आप लोग समझते हो कि भैया लोहे की छोटी सी कील तो बहुत हल्की होती है तो डूबनी नहीं चाहिए, लोहे का जहाज भारी होता है। तो क्यों, ये केवल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, और मास अपॉन वॉल्यूम हो जाती है डेंसिटी। अगर जहाज की डेंसिटी, अगर जहाज जो है पानी से कम घना है
तो जहाज ऊपर तैरता रहेगा। अगर जहाज पानी से ज़्यादा घना है तो जहाज नीचे डूब जाएगा। अब पानी से जब हम किसी की तुलना करते हैं तो उसी को हम लोग जो है सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं या रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। जब भी किसी घनत्व की तुलना हम पानी से कर देते हैं, पानी का घनत्व 1000 होता है, 1000 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यदि जहाज 1000 से ज्यादा होगा तो जहाज डूब जाएगा, और जहाज यदि 1000 से कम होगा तो जहाज तैरता रहेगा। तो केवल और केवल घनत्व का फंडा होता है। तो फ्रेंड्स, स्पेशली जो हमारा वीडियो था, सारी राशियां मैंने आपको बताई हैं और उनसे रिलेटेड जो फार्मूले डेफिनेशन बन रही वो मैंने आपको समझाया है, और जो यूनिट कैसे निकाली जा रही वो भी मैंने बता दिया है, और उसकी जो एसआई यूनिट्स क्या क्या बन रही हैं वो भी बता दिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी बता दिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और लाइक भी मुझे आपका बहुत मोटिवेट कर रहा है, और शेयर तो ज़रूर ही कर दें टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, और चाहे जहाँ करना, जहाँ मनो आपका शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप अपना फ़ोन ले जाकर किसी दूसरे को भी दे दीजिए, डजंट मैटर फॉर मी, बट ओनली यू मैटर फॉर मी। आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूँ फिजिक्स की ऐसी ही बहुत अच्छी ट्रिकी वे और अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन